बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपसे सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला शेयर कर रहा हूँ। असल ये फ़ैसला तो है हक़-शुफ़ा के बारे में, लेकिन हक़-शुफ़ा को कम डिस्कस किया गया है और जो इंतकाल का अमल होता है, जमाबंदी यानी फ़र्द को किस तरीके से पढ़ते हैं, उसको ज़्यादा वज़ाहत से इस फ़ैसले में बयान किया गया है और बेसिकली वही मैंने आपसे शेयर करना है। वैसे ये जो केस है, केस 2008 में दायर हुआ। जो पहली अदालत थी, पहली अदालत ने भी मुद्दई के हक़ में फ़ैसला दिया, अपील हुई, वो ख़ारिज हो गई, आगे हाई कोर्ट में गए, वो भी ख़ारिज हो गई। यानी पहले तीनों फ़ोरम्स किसके हक़ में फ़ैसला दे रहे हैं? मुद्दई के हक़ में, जिसने हक़-शुफ़ा की बुनियाद पे दावा दायर किया है। जबकि चौथी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ये उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देती है। इसलिए अदालतों में कुछ भी हो सकता है। 3 फ़ोरम्स एक बात कर रहे हैं, जबकि जो हाईएस्ट फ़ोरम है सुप्रीम कोर्ट, वो उससे बिल्कुल उलट बात कर रही है। अब आगे आते हैं कि जो इसमें मेन पार्ट मैंने आपसे डिस्कस करना है, वो यहाँ पैराग्राफ नंबर 5 से शुरू हो रहा है। इसमें अदालत कहती है कि एडमिटेडली इन द कॉलम ऑफ ओनरशिप इन रजिस्टर हकदारान ज़मीन, रजिस्टर हकदारान ज़मीन फ़र्द को कहते हैं कि उसके कॉलम में जिसने दावा दायर किया था मुद्दई, इसका नाम खाना कैफ़ियत में था। अब अदालत इसको वाज़ेह करने लगी है कि खाना कैफ़ियत में नाम क्यों है और उसकी क्या अहमियत है। नॉट इन द ओनर कॉलम, यानी एक फ़र्द में 10 कॉलम होते हैं, जो आखिरी है वो खाना कैफ़ियत होता है, जबकि जो तीसरा कॉलम है वो मलकियत का कॉलम होता है। जो भी मालिक होता है उसका नाम आपको कॉलम नंबर 3 में मिलता है। तो अदालत ने कहा कि ये जो मुद्दई है इसका नाम खाना नंबर 3 यानी मलकियत के कॉलम में नहीं था। जबकि इसका क्लेम ये था कि मैं भी मालिक हूँ इसी अराज़ी के अंदर, यानी जो अराज़ी बिकी है इसमें मैं शरीक खाता हूँ, लिहाजा पहला हक मेरा बनता था कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिलती। तो वो इसी बुनियाद पे आया था। तो उसने अपनी सपोर्ट में जमाबंदी पेश की कि मैं इस जमाबंदी के तहत मालिक हूँ, लेकिन उसका नाम मलकियत के कॉलम में था नहीं। उसका जिक्र किधर था? आखिरी खाने में, यानी जिसे खाना कैफियत कहते हैं। अब अदालत इसमें बयान करेगी कि खाना कैफियत क्या है। तो पहले तो अदालत कहती है कि ऑल द एंट्रीज इन द रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी कैरी प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 52, कि जो सेक्शन 52 है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये गलती 64 लिखा हुआ है कि उसकी ये जो सेक्शन 52 है वो ये कहती है कि जी जो कुछ जमाबंदी के अंदर मौजूद है उसको एक प्रिजम्पशन हासिल है कि ये करेक्ट है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसको दुरुस्त माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई उसको प्रूव नहीं करता कि ये गलत है। प्रूव कैसे करना है? यानी मिसाल के तौर पे जमाबंदी में मेरा नाम है, तो उसका मतलब तो यही होगा कि मैं मालिक हूँ। एक बंदा कहते हैं कि नहीं मैं मालिक नहीं हूँ, तो फिर उसने साबित करना है, उसने डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं जो ये साबित करें कि ये जालसाजी हुई है। अगर साबित नहीं किया जा सकता तो उसका मतलब यही समझा जाएगा कि जो लिखा है वो दुरुस्त है। ये सेक्शन 52 कह रही है। बिफोर प्रोसीडिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन इट वुड बी रेलिवेंट टू, अब इसमें बेसिकली अदालत की कह रही है कि हमने ये देखना है कि फ़र्द में जो कुछ लिखा हो वो सब कुछ ही करेक्ट है या कुछ कॉलम्स के बारे में ये बात की गई है कि उनमें जो लिखा होगा उसको करेक्ट समझा जाएगा। बेसिकली अदालत ये इसको डिस्कस करने लगी है। तो अदालत कहती है पहले हम ये देखते हैं कि जमाबंदी में यानी फ़र्द में होता क्या-क्या है। तो इसमें अदालत कहती है कि 7.1 ऑफ द लैंड रिकॉर्ड मैनुअल्स, ये मैनुअल्स वो हैं कि जिसमें पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि जमाबंदी तैयार कैसे की जाएगी। इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 33 सब सेक्शन 3 एंड 34 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, द म्यूटेशन रजिस्टर सर्व्स एज द repository for recording various acquisitions of rights or interest in land, be it as a landowner, assignee or occupancy tenant, कि जो रजिस्टर दाखिल खारिज है यानी इंतकाल का रजिस्टर, वो बेसिकली हर ट्रांजैक्शन को नोट उसमें किया जाता है। रजिस्टर दाखिल खारिज में कोई भी तब्दीली आनी है जमाबंदी के अंदर तो उसको पहले दर्ज किया जाएगा किधर? रजिस्टर इंतकालात में। चाहे वो किसी तरह की भी एंट्री हो, कोई मालिक की हैसियत से आए, कोई टेनेंट की हैसियत से आए, मॉर्गेजी की हैसियत से आए, जो भी हैसियत हो। Nonetheless, it is imperative to note that the mutation register is distinct from record of rights and consequently does not benefit from that legal presumption of truthfulness commonly associated with the latter. और इसमें अदालत कहती है कि जो रजिस्टर इंतकालात है वो बिल्कुल अलग है, किससे? जमाबंदी से। और अदालत कहती है कि जमाबंदी को तो
एक प्रिजम्पशन हासिल है कि उसकी एंट्रीज को तो करेक्ट माना जाएगा, लेकिन ये प्रिजम्पशन इंतकालात के रजिस्टर के बारे में नहीं है। यानी जो सेक्शन 52 जिसके ऊपर बात हो रही है, वो सेक्शन बात करती है जमाबंदी के हवाले से, इंतकालात के हवाले से नहीं कर रही। आगे है, फॉर द प्रोसीजर कंसर्निंग म्यूटेशन ऑफ ओनरशिप और ऑक्यूपेंसी राइट्स इंक्लूसिव ऑफ वॉलंटरी पार्टीशंस, द पटवारी इज obliged to make requisite entries in the mutation registers once such mutations are duly reported to him। कि जब भी पटवारी के इल्म में कोई बात आएगी कि किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसने उसको दर्ज करना है किधर, रजिस्टर इंतकालात में। मसलन कोई रजिस्ट्री होगी है, अब रजिस्ट्री तो पटवारी नहीं करता, लेकिन उसके इलम में जैसे ही आएगी कि ये रजिस्ट्री हो चुकी है, तो वो उसको दर्ज करेगा इंतकालात के रजिस्टर में। आगे 7.2 ये बात करती है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल्स की कि जब म्यूटेशन रजिस्टर में कुछ दर्ज हो जाता है, द पटवारी इज रिक्वायर्ड टू अनोट द रेलिवेंट जमाबंदी एंट्री विद द म्यूटेशन सीरियल नंबर एंड टाइप इनिशियली इन पेंसिल। जब वो उसको दर्ज करेगा, इंतकाल रजिस्टर में कोई एंट्री करेगा, तो जो कच्ची पेंसिल है, लेड पेंसिल, उसके साथ उसको जमाबंदी के अंदर दर्ज कर देगा। जो कैफियत का कालम है, आखिरी कालम, उसमें वो जिक्र करेगा कि ये इंतकाल दर्ज हुआ है, यानी उस इंतकाल नंबर का हवाला दे देगा। लेकिन देगा किससे? कच्ची पेंसिल के साथ, सिर्फ याद रखने के लिए। अपॉन अप्रूवल ऑफ द म्यूटेशन, जब वो रजिस्टर पास, सॉरी इंतकाल पास हो जाएगा, क्योंकि इंतकाल तो मंजूर करना है तहसीलदार ने, पटवारी ने तो सिर्फ एंट्री करनी। उसने एंट्री की और आगे उसने कच्ची पेंसिल से दर्ज कर दिया। अब जब इसको पास कर देगा तहसीलदार, तो फिर वही जो इंदराज उसने कच्ची पेंसिल से किया था, अब वही इंदराज वो कर देगा सुर्ख पेन के साथ, ब्लैक पेन के साथ नहीं, सुर्ख पेन के साथ। किस जमाबंदी में? जो ज़ेरे कार जमाबंदी है, जो फिल वक्त ज़ेरे इस्तेमाल है। और यही अदालत कह रही है कि फ़र्द बदर के बारे में भी यही किया जाएगा। फ़र्द बदर क्योंकि अलग होता है और इंतकाल अलग होता है, दोनों के रजिस्टर भी अलग अलग हैं, तो दोनों की एंट्री की जाएगी पहले कच्ची पेंसिल के साथ, जब वो पास हो जाएं तो फिर रेड इंक के साथ। आगे 7.56 ये बात कर रही है कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार एंड मैंडेटेड टू प्रायोरिटाइज स्टेट, कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार ये इनका इख्तियार है कि वो 15 जून को म्यूटेशन विद द फाइनल ऑर्डर पास अप टू द 15 जून और एनी लेटर डेट ऑथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, कि जमाबंदी का ऑर्डर देंगे कौन? हर 4 साल बाद, क्योंकि ये जमाबंदी बनती है, तहसीलदार ने वो कह देना है कि नया जमाबंदी नई तैयार करो। तो जितने इंतकालात, यानी 2000 में एक जमाबंदी बनी, अगली जमाबंदी बन रही है 2004 में, तो इन 4 सालों में जितने इंतकालात होंगे उनका हवाला दे दिया जाएगा जो इस वक्त ज़ेरे इस्तेमाल ज़ेरे कार जमाबंदी है उनके अंदर। अब मसलन मेरा नाम लिखा हुआ है 2000 की जमाबंदी में, मैं मालिक हूँ 2 कनाल का, मैंने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी है। इस जमाबंदी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस जमाबंदी में मेरे नाम वाले उस पेज के आगे ये लिख दिया जाएगा कि ये एक इंतकाल दर्ज हो गया है। अब किसी ने भी चेक करना है कि ये इंतकाल क्या दर्ज हुआ है, तो वो इंतकाल का रजिस्टर खोलेगा, वो नंबर निकालेगा, आगे डिटेल आ जाएगी कि मैंने 2 कनाल बेच दिया ए को। अब ए का नाम इस जमाबंदी में नहीं आया, उसका नाम कब आना है? उसका नाम आना है 2004 में, यानी जो नई जमाबंदी बननी है उसमें मेरा नाम ख़त्म हो जाएगा और मेरी जगह पे कौन आ जाएगा? मिस्टर ए, जिसने वो प्रॉपर्टी मुझसे खरीदी। और आगे वो जो इंतकाल है, जो पहले रेड इंक से लिखा गया था, अब उस इंतकाल को लिख दिया जाएगा ब्लैक इंक के साथ। यानी जो नई जमाबंदी बनी है उसमें ब्लैक इंक से वही इंतकाल नंबर लिख दिया जाएगा, यानी यहाँ सिर्फ नंबर मौजूद है, बाकी कोई तफसील नहीं मौजूद। जमाबंदी में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, वो जो भी तब्दीली आनी है वो अगली जमाबंदी में आनी है। तो ये यहाँ अदालत ने इसको ये सारा कुछ डिफाइन किया। 760 ये कह रही है, द फील्ड कानून इज रिक्वायर्ड टू चेक द अटेस्ट द 100% ऑफ द पीरियोडिकल रिकॉर्ड ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। जुलाई और अगस्त में 100%, यानी जितने इंतकालात वगैरह हुए हैं वो सारे उसने चेक करने होते हैं। किसने? कानून गो ने। द फोकस इज टू इंश्योर द म्यूटेशन फाइनलाइज बाई जून 30 और एनी अदर अप्रूव डेट हैव बीन एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड। ये चेक करना होता है कि तमाम इंतकालात जो हुए हैं पिछले 4 सालों में वो अगली जमाबंदी में एंटर हो जाए। इसकी तसल्ली करनी है कानून गो ने भी, क्योंकि तैयार तो पटवारी ने करना है लेकिन तसल्ली उसने करनी है। आगे बात हो रही है कि जो भी एंट्रीज होंगी 25% उसमें से एंट्रीज, 25% ऑफ द कतूनी एंड द खेवट होल्डिंग एज वेल एज 25% ऑफ द म्यूटेशंस
लिंक टू द जमाबंदीज एग्जीक्यूटिंग दीज चेक्स ऑन द साइट, कि जो तहसीलदार है या नायब तहसीलदार, उसकी जिम्मेदारी होती है कि 25% यानी जो भी एंट्रीज हुई हैं 25% खतूनियाँ उसने चेक करनी है, तसल्ली करनी है। करता कराता कोई है ये तो आप सबको अंदाज़ा होगा, बल्कि पटवारी साहिबान भी कुछ नहीं करते हैं, जो तैयारी करनी है सब मुंशी साहिबान ने करनी होती है। अब खैर कंप्यूटराइज्ड हो गया, अब तो वैसे भी सिस्टम काफ़ी हद तक बदल गया है। लेकिन कानून ये कहता है कि 25% एंट्रीज़ तहसीलदार ने चेक करनी है और 100% कानून गो ने चेक करनी है, यानी पूरी जमाबंदी ऑलमोस्ट उसने देखनी है। इट मे बी नोटेड दैट द रजिस्टर ऑफ दरान ज़मीन जमाबंदी फॉर्म हैज़ 10 कॉलम, 10 कॉलम होते हैं। कॉलम नंबर 3 जो है वो मलकियत का कॉलम है। हर 4 साल के बाद ये बनती है। ड्यूरिंग द 4 years ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू म्यूटेशन कंटिन्यूज बाय द पर्सन मैंशनड एज ओनर इन कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 में जो मालिक है वो रकबा सेल कर देता है, लेकिन उसका नाम उधर ही रहता है। और जो म्यूटेशन है उसके अंदर एंट्री बहरल कर दी जाती है कि ए ने रकबा बेच दिया है और बी ने खरीद लिया है। आगे ये लिखा है, द पर्सन हु इंटेंड्स टू एक्वायर राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी मैंशनड in the ownership column of this document is required to report the matter to the पटवारी हल्का concerned who record events in his रोजनामचा। ये भी एक important रजिस्टर है कि पटवारी के इल्म में जैसे ही कोई बात आती है कि कोई इस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है तो पहली एंट्री वो रोजनामचा में करता है। एंड द रोजनामचा इज मेंटेन्ड सीरियल वाइज एंड अ डेट ऑफ द इवेंट इज मेंशनड ऑन एवरी रोजनामचा। रोजनामचा में उसने अपनी डेली की एक लिखनी होती है कि जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो रोजनामचा में भी इंतकाल का जिक्र होता है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द इवेंट इन द रोजनामचा पटवारी एंटर्स अ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रोजनामचा। जो रोजनामचा में उसने एंट्री की है उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो इंतकाल दर्ज करता है। आफ्टर रिकॉर्डिंग म्यूटेशन द रेफरेंस ऑफ द म्यूटेशन नंबर इज मेड इन दिस डॉक्यूमेंट विद द पेंसिल, यानी पेंसिल के साथ जमाबंदी में उसका इंदराज कर देता है। आफ्टर द अटेस्टेशन ऑफ द म्यूटेशन द नोटिंग ऑफ द पेंसिल इज रिप्लेस्ड विद द नोटिंग थ्रू रेडिंग, फिर उसको रेडिंग से लिख दिया जाता है। दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूज फॉर 4 ईयर। 30 जून तक ये प्रैक्टिस जारी रहती है। कौन से 30 जून? हर 4 साल बाद जो 30 जून आएगा। years all the mutation attested during the said 4 years are implemented in the column of the ownership and mutation number mentioned through red ink in the column number 10 are replaced with the black ink। ये मैं सारी बातें पहले कर चुका हूँ। which remains there for 4 years and same are removed after completion of the 4 years। ये जनाब वही बातें हो रही हैं। आगे अदालत कह रही है कि यही अमल फ़र्द बदर के लिए भी है। आगे ये बात हो रही है कि जो सेक्शन 52 है जिसका ऊपर जिक्र आया, जो ये कहती है जो जमाबंदी में आ गया उसको दुरुस्त माना जाएगा, ये सेक्शन 2 क्या पूरे फ़र्द को कवर करती है? तो इसमें अदालत कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले सेक्शन 52 लिखी गई है, एनी एंट्री मेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो अंडर द लॉ एंट्रीज हों। ऐसा नहीं है कि इलीगल एंट्रीज कर दी हैं, पटवारी ने जमाबंदी बनने लगी है उसमें मेरे नाम पे 10 कनाल कर दी है, उसका कोई चेन नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, और बस मेरा नाम लिख दिया, तो उससे ये नहीं कि मैं मालिक बन जाऊंगा। जैसे ही वो चेक होगी चेन तो पता चल जाएगा कि इधर तो फ्रॉड हुआ है। तो इसलिए अंडर द लॉ वो होना चाहिए जो भी हो। तो जब ऐसा होगा, आर इन अ periodical रिकॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर and the rules made thereunder shall be presumed to be true until the contrary is proved or any new entry is lawfully substituted therefore, कि अगर कोई भी एंट्री होगी जमाबंदी के अंदर तो उसको दुरुस्त ही माना जाएगा, अनटिल एंड अनलेस आप उसके कंट्रेरी कुछ और प्रूफ नहीं ले आते। जब आप प्रूफ ले आते हो या उस एंट्री को रिप्लेस नहीं कर दिया जाता, सब्सिट्यूट नहीं कर दिया जाता। अदालत फिर यानी ये सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कह रही है, correctly held that the presumption of correctness is attached only to the column of ownership and of possession of record of rights and no such presumption is attached to the column of लगान। कि अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कहा कि ये जो दुरुस्त होने की एक प्रिजम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ अटैच है किसके साथ? कॉलम नंबर 3 के साथ और कॉलम नंबर 4 के साथ। यानी मालिक कौन है और कब्ज़ कौन है, इस हद तक ये सेक्शन 52 अप्लाई हो रही है। बाकी जो कॉलम्स हैं उनका ज़रूरी नहीं है कि उनमें जो कुछ लिखा हो हम उनको भी दुरुस्त मान लें, उनको हम दुरुस्त नहीं मानते, यानी ये सेक्शन 52 उन पे अप्लाई नहीं होती। और वो कॉलम की बात हुई, लगान लगान होता है किराया का कॉलम, कि किराया कौन दे रहा है या कितना किराया दे रहा है, तो उसकी बात हो रही है कि वो उसके ऊपर ये सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होती। और इसी तरह कहा गया कि जो कैफियत का कॉलम है, कॉलम नंबर 10, उस पर भी ये अप्लाई नहीं होती सेक्शन 52। तो अदालत ने ये कहते हुए, अब ये क्योंकि प्रियम्पशन का यानी हकशुफा का केस था,
उसमें उस बंदे ने कहा कि मैं खरीदार हूँ इस जगह के अंदर, लेकिन क्योंकि उसने अभी-अभी जगह खरीदी थी, उसकी एंट्री अभी सिर्फ़ कैफ़ियत के कॉलम में उसका इंतकाल नंबर मेंशन था, उसका नाम अभी खाना मलकियत में नहीं आया था। तो अदालत ने कहा कि तुम्हारा नाम सिर्फ़ फ़र्द के अंदर वो एंड पे आ रहा है कैफ़ियत के कॉलम में, नाम भी नहीं आ रहा, यानी वो नंबर आ रहा है कि एक इंतकाल कोई दर्ज हुआ। अब उस इंतकाल के लिए तुमने इंतकाल रजिस्टर भी देना था, यानी वो इंतकाल भी प्रोड्यूस करना था, उस इंतकाल को साबित करना था। फ़र्द तो तुम्हारी सपोर्ट में है ही नहीं है, क्योंकि फ़र्द तुम्हारी सपोर्ट में तब होता अगर तुम्हारा नाम मलकियत के कॉलम में होता। तो मलकियत के कॉलम में नाम नहीं है, तुम्हारा सिर्फ़ वजूद वो आखिरी कॉलम में मौजूद है। उस कॉलम को प्रिजम्पशन हासिल नहीं है कि उसको करेक्ट नहीं माना जाता अंडर सेक्शन 52, वो उसको कवर नहीं करती। लिहाजा तुम उस तरह से ओनर नहीं हो जिस तरह से एक वो बंदा ओनर हो सकता था जो कॉलम नंबर 3 में होता। तो बेसिकली वो जो उस मुद्दई का एक दावा था या क्लेम था कि मैं पहले ही क्योंकि इस अराज़ी पे मालिक हूँ, लिहाजा जो नई अराज़ी इसमें से बिकी है, उस पे पहला हक मेरा बनता था। ये बुनियाद बना के अदालत ने उसको फ़ारिग कर दिया। अब उसकी जो 15 साल की मेहनत थी वो भी जाती रही, जो 3 फैसले उसके हक में थे, वो भी चले गए। तो बहरहाल इसमें बड़ी वज़ाहत के साथ वो पूरा तरीक़ाकार दिया गया था, तो मेरे लिए वो इंटरेस्ट की बात थी और वही मैंने आपके सामने शेयर करना था।